अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरफर। आज के इस प्रोग्राम में बहुत अहम 2-3 टॉपिक्स हैं, इसमें मैं बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इस वक्त पाकिस्तानी वक्त मौजूद है अमेरिका में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में। वहाँ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और वहाँ सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू हुई है, जो बड़े सख्त सवालात थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाब दिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज बानी PTI, जी हाँ, अब वो लफ्ज़ जो था ना कि बानी PTI कहना पड़ रहा था, क्योंकि चेयरमैन बना दिया था उन्होंने बैरिस्टर गौहर को, अब वो तब्दील कर दिया उन्होंने। अब नया फ़ैसला एक आ गया है PTI का सामने, और आज से उन्होंने ये कहा है इमरान खान साहब ने कि जनाब मैं हूँ अब पार्टी का पैटर्न इन चीफ़। अब पैटर्न इन चीफ़ होंगे खान साहब, और वो कह रहे हैं जी मैं जेल से बैठकर क़यादत करूँगा उस तहरीक की जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद दमादम सिकंदर के लिए पूरे पाकिस्तान में वो कह रहे हैं एहतजाज होगा सिवाय इस्लामाबाद के, और हम पूरे पाकिस्तान को जाम करेंगे और फिर देखिएगा होता है क्या। इससे मिली खबर ये भी है कि तनवीर अहमद, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी एक माह में 7 मुलाकातें, जो ये नवंबर की हम बात कर रहे हैं, उसके उसी माह में उनकी हुई। क्या कुछ वो कहते रहे खान साहब को, बड़ी एक ख़बर सहाफ़ी ने ब्रेक की, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा समड़ियाल इलेक्शन, जहाँ नून लीग ने मैदान मार लिया, गो कि सीट नून लीग की थी, लेकिन वहाँ ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि जनाब वहाँ PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही कह रही हैं जी नून लीग ने यहाँ धांधली की है, और पीपल्स पार्टी तो इस हद तक चली गई, उन्होंने तो ये कहा, नदीम अफजल चंद साहब हो या हसन मुर्तज़ा साहब हो, दीगर लोग, वो कह रहे हैं जनाब नून लीग तो बगैर अंपायर के खेलती नहीं है। और नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि जनाब नून लीग से तो कोई सलाम भी ले ले तो लोग पलट के उसकी तरफ देखते नहीं है, साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो हमें कौन वोट डालेगा। लेकिन वो इन्होंने एक बड़ी अहम बात की नदीम अफजल चंद साहब ने, कि वोट जनाब हमें भी नहीं पड़ा और नून लीग को भी नहीं पड़ा। आप समझ जाएँ वो क्या कह रहे हैं, वोट किसको पड़ा है। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। नवेज़ ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार दानिश, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आगाज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं, और अब से कुछ देर कबल हमारा आप सुन ही रहे थे बिलावल साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का मुकदमा ज़ाहिर है वहाँ भी रखा, और उन्होंने बताया कि जनाब 6 तैयारे हमने भारत के गिराए हैं और 20 टारगेट कर चुके थे। ये भी सवाल खैर बनता तो है कि 20 ही गिरा देते, दुश्मन था, जंग हो रही है, तो फिर इसमें थोड़ी देखा जाता है नुकसान दुश्मन का कम करना है ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ये एक, इस पर भी आप ज़ाहिर आप जैसे दानिश्वर लोग जवाब देंगे क्यों नहीं गिराए, लेकिन बहरहाल 6 गिराए, दुनिया ने तस्लीम किया। अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और उनके लोग भी, अब तो हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह उनको जलील करके मारा है, और जो इंशाअल्लाह देखिएगा सैकड़ों साल भारत ये चीज़ें याद रखेगा। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ ये कि मौक़िफ़ पेश किया, बल्कि एक्सपोज किया इंडिया को आलमी मीडिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा में। और जो भारत का मकरू चेहरा है, जो उन्होंने पॉलिटिक्स को एक दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल किया, उसको एक्सपोज किया कि किस तरीके से एक दहशतगर्दी का प्रोग्राम उन्होंने बना के पाकिस्तान पे अटैक करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उनका ख्याल था कि ये बस इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है, जंग को महदूद रखना चाहता था। ये वॉर स्ट्रेटजी होती है कि भाई इसको महदूद रखें, इसलिए एक ज़िम्मेदारी के तहत उन्होंने बताया कि 20 लॉक किए थे, लेकिन हमने सिर्फ 6 गिराए। ये मैं समझता हूँ जो वॉर लड़ रहे थे ये उन्हीं की फैसले होंगे, इसमें कोई पॉलिटिकल उसका नहीं होता, क्योंकि पूरी दे दी जाती है अथॉरिटी, जो दे दी गई थी आर्मी चीफ को कि आप जंग करें अपने तौर पे, अपने टारगेट पे, अपने वक्त पे, और उन्होंने किया। तो एटमी मुल्कों को जिम्मेदार होना चाहिए, और मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उनको बता के, जब कोई जहाज़ लॉक होता है उसको पता लग जाता है, मतलब उनको मैसेज दे दिया कि हम 20 भी गिरा सकते थे, हमने 6 गिराए। और जो इंडिया अब तक कह रहा था कि नहीं करे ही करे, अब इसके बाद की गुंजाइश रह नहीं गई अब वो ये कह सके, इससे पहले ही मान चुका था। इसके अलावा जो उन्होंने एक्सपोज किया, जो कनाडा में और अमेरिका में और जो कश्मीर में वो कर रहे हैं मोदी, उनको आलमी मीडिया के सामने बड़ी बात है। बूचर ऑफ कश्मीर, बूचर ऑफ गुजरात का लक़ब जो उनको टाइटल मिला हुआ था वो उन्होंने दोहराया,
और बताया। ख़ास तौर पे जो बात बताने की है, जिसके लिए मैं समझता हूँ ये वक्त गया हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का जो पानी उन्होंने बंद किया हुआ है, ये किसी भी तरीके से कोई वो जायज़ नहीं है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर उन्होंने ये जारी रखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पूरी दुनिया देख ले कि ये भारत ये अभी जारियत कर रहा है, और अगर ये मुसलसल करता रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उस वक्त दुनिया पाकिस्तान को ब्लेम ना करे ये जो कुछ भी कर रहा है। क्या कहेंगे निस्बत मंसूरी साहब, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मौक़िफ़ पेश किया उन्होंने पाकिस्तान का और बताया कि जनाब दुनिया इस कम अज़ कम जब दो मालिक ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर स्टेट वो इंतहा तक पहुंच जाएं इसका इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही उनको आना चाहिए था, जंग को आनी चाहिए थी, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आया। और जब जैसे उन्होंने कहा तो दोनों मुल्कों ने मान भी लिया, सीज़ फायर कर लिया, लेकिन हमने उनके 20 तैयारे लॉक कर लिए थे, 6 हमने फिर भी गिराए हैं। और ज़ाहिर एक ज़िम्मेदार मुल्क का उन्होंने भरपूर एक पाकिस्तान हमेशा से किरदार अदा करता चला आ रहा है। क्या कहेंगे इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस? एक तो देखिए, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जाना वहाँ, जिससे मैंने कहा था उनका एक अपना वज़न है, और ख़ास तौर पर उनका अपना वज़न इस हवाले से क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह हैं। उनकी जमात हुकूमत की गैर एलानिया इत्तेहादी है, सही है, एलानिया इत्तेहादी हुकूमत के अंदर गैर एलानिया में वो कहते हैं नहीं, लेकिन अजीब सी बात हाँ, है वो इत्तेहादी। तीसरा नुकता इसमें यह है कि खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी जमात की जो सरबराह थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी जो शहादत का वाक़या है वो दहशतगर्दी के नतीजे में हुआ था। तो इसलिए ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंडिया के इस मौक़िफ़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं और बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में शामिल है। और उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जो दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार हुए, और उसमें मेरी वालदा की भी जान गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, ज़ाहिर इस हवाले से उनका एक फैसला। लेकिन जो सबसे अहम नुकता था वो मैं जिसको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जान समझ रहा हूँ, वो यह है कि आपको मालूम होगा कि 2019 में जब वाक़या पेश आया था बालाकोट वाला, और जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था, उस वक्त आलमी मीडिया और तमाम ममालिक भारत के मौक़िफ़ के साथ नज़र आ रहे थे, और उस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा था। आज यही सवाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पूछा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हालात और वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दुनिया आप समझ चुकी है कि 2001 और 2002 में अगर ये बात कही जाती कि तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता था तो वो बात समझ में आती थी, लेकिन अब मोदी इस कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और 2019 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए और अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए दुनिया भर को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार है। और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है कि 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू में और 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मैं समझता हूँ कि जो हम पिछले दिनों में इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें 2019 से अब तक बड़ा फ़र्क आ चुका है, और पाकिस्तान के दुनिया को जवाब करवाने में कामयाब हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे इंडिया मुलव्वस है, जबकि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात गिने चुने हो रहे हैं उनमें उनकी अंदरूनी सूरत हाल का सामना है। तंजीमें बहुत ज़्यादा है, वहाँ हैं, खालिस्तान वाले हैं, तमिलनाडु, बहुत सारी चीज़ें, तमिलनाडु है, आसाम है, मतलब आसाम है, बंगाल है, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये चीज़ है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ और जितनी ताकत के साथ पेश कर सकेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान के लिए। खारजा पॉलिसी में दहशतगर्दी के हवाले से अब इंडिया की वो बात नहीं चल रही जो पाकिस्तान की बात चल रही है। तो मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस पूरे खिताब को उसी सिलसिले की एक कड़ी समझता हूँ जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी रखी हुई है कि खारजा पॉलिसी में हमें बेहतर से बेहतर अपनी तर्जुमानी करनी चाहिए, और उस हवाले से मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर। अच्छा जी, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कि जनाब बार बार गुफ्तगू होती थी कि खान साहब के पास क्योंकि चेयरमैनशिप नहीं है, बेस्ट गौहर को बना दिया चेयरमैन, तो खान साहब को कहा जाता था कि जी बानी PTI। अब नया ओहदा उन्होंने अपने लिए तख्लीक कर लिया है और वो है जनाब पैटर्न इन चीफ, जिस तरह PCB का पैटर्न चीफ होता है, या एक ज़माने में मैगजीन्स का देखते थे आप पैटर्न चीफ। तो बहरहाल खान साहब अब पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं एहतजाजी जो तहरीक है उसको ख़ुद लीड करूँगा, जेल से बैठकर लीड करूँगा, और दरवाज़ा अभी भी उन्होंने खोल कर रखा है, लेकिन वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए रखा है। वो कहते हैं उनसे बात हो सकती है, एहतजाज तो मैं करूँगा ही, और दमादम के अंदर PTI वाले कह रहे हैं जी हमने भरपूर तैयारी की हुई है, ईद के बाद होगा। क्या कहेंगे नवेद वरी साहब? क्रिकेट से निकल ही नहीं पा रहे वो,
ये अभी उसमें ही है, पैटर्न चीफ। क्रिकेट से तो निकल गए, जेल से निकल पा रहे। वो पैटर्न चीफ बन गए हैं और वो जेल से क़यादत करेंगे अपने देश की। समझ नहीं आ रहा, ये एक तरीके से थ्रेट है, एक तरीके से दिखा रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं और इसका ये होगा। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी बार बार वो कर रहे हैं। लेकिन आज एक बात क्लियर हो गई इसके बाद कि इससे पहले जो बैरिस्टर गौहर और जो दूसरे लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कुछ दो की बातचीत है, ये है वो उनका अपना ज़ाती बयानिया था। असल बयान ये आया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत के लिए सिर्फ तैयार है, जो उनका पुराना मौक़िफ़ है। और ईद के बाद तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन है बहुत महदूद है जेल से इनकी पार्टी का। और इस बयान के बाद जब वो वक्त करीब आएगा ईद के बाद तहरीक का, तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद कर दी जाएगी। अच्छा, ये पैटर्न चीफ का ओहदा क्यों लिया है उन्होंने? खतरा था कोई उनको कि पार्टी मेरे हाथ से ना निकल जाए? नहीं, देखिए पार्टी तो उनकी गिर्द ही घूम रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक ही फर्द वाहिद के गिर्द बिल्कुल घूम रही है और हर कोई कोशिश कर रहा है। भुट्टो के गिर्द, मियां साहब की पार्टी, मियां साहब बड़े मियां साहब, वो इन चीज़ों से अब निकल गई हैं ये दोनों पार्टियां। मियां साहब की पार्टी शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, और लीडर भी आ गए हैं। फैमिली है ना। हाँ, एक फैमिली से बाहर तो नहीं आ रही। हाँ, लेकिन और लोग भी आ गए हैं इसी तरीके तो से। फैमिली से बाहर नहीं आ रही पीस पार्टी। इसी फैमिली से वो वली खान जरदारी साहब हैं, बिलावल हैं, एक फर्द वाहिद के गिर्द नहीं घूम रही, खानदान गिर्द घूम रही है, अब ये कह सकते हैं। लेकिन एक फर्द वाहिद के गिर्द मौलाना साहब की पार्टी देख लें, फजल रहमान साहब नहीं, की, ऐसा- महमूद और मौलाना फजल रहमान, अब उनके बेटे आ गए। देखिए ये एमपी के देख लें, बाचा खान, वली खान, असफंदियार वली, अहमद वली। कांग्रेस देख लें इंडिया में, वो भी पाकिस्तान की है, बात ठीक है, है ना। दुश्मनों की बात आप क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश में देख लें, वही चल रहे हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का ये एक वो है, पैटर्न है। आप अभी श्रीलंका आप दिखलाए होना, वो भी इसी इसमें था बहरहाल। लेकिन वो जो पार्टी है फर्द वाहिद के गिर्द घूम रही है, उसके बगैर वो ममालिक के आपने नाम लिए, माशाल्लाह कोई भी तरक्की याफ्ता नहीं है। इसका मतलब फिर क्या हुआ? हम भी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं, तरक्की याफ्ता में नहीं है। उन्होंने कोई तरक्की नहीं कर सके। पॉलिटिकली खानदानों के घूमती रही, इसका मतलब है नुकसान होता है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस देख लें, आज कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, लेकिन अमेरिका में बाप भी सदर बना है, बेटा भी सदर बना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम में भी 2 भाई बने, इस तरह की बात नहीं होती। ये हम अपने उस पर रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई और बानी पीटीआई की गिर्दी घूम रही है। अब वो अपने आप को बानी पीटीआई करें, पैटर्न चीफ करें या कोई भी कहे, लेकिन जो सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक वो चलाएंगे वो जेल से किस तरह चलाएंगे, जब तक जेल से कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही होगी। जेल से तहरीक नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल है। जेल से माजी में कोई मिसाल नहीं है। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी को इतना महदूद किया हो जितना इनको किया हुआ। माजी में कोई, माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी की तस्वीर नहीं आए, किसी का कोई बयान नहीं आया, किसी को अदालत में नहीं पेश किया जाए, नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन तो इनकी, और अभी जो थोड़ी बहुत है मुलाकातें होती हैं 2 दिन, वो भी बंद कर दी जाएंगी। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर तहरीक को कैसे चलाएंगे। बहरहाल तहरीक चलाना एक धमकी है और एक राइट है उनका। ट्विटर चलाते हैं, वो बिल्कुल बाहर से हैंडलिंग कर रहा होता है, वो अंदर जेल में तो उनके पास नहीं होगा ट्विटर। तो बहरहाल एक मुश्किल टास्क है, अगर ये कर सके तो करें, बहुत से मुश्किल टास्क। मैंने इसलिए आपसे पूछा इस सवाल कि खुद लीड करने का मतलब तो यही हुआ कि फिर अपने लोगों पे एतबार नहीं, या उनकी कारकर्दगी की खुश नहीं एक्चुअली होंगे। 2-3 दफा ट्राई की, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि उनको नुकसान हुए। नहीं, ये जो आपने पॉइंट उठाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि फौरी उनसे रब्ता नहीं हो सकेगा। कोई अगर फौरी कोई रिस्पांस चाहिए होगा जब लोग निकलेंगे घरों से बाहर, तो कौन जाएगा, कौन मिलेगा? फौरी तो मुलाकात हुकूमत क्यों कराएगी? हाँ, इसके लिए होता आमतौर पर सियासी पार्टियों में इस तरह है कि प्लान A, B, C बना दिया जाता है कि मैं नहीं हूँ तो ये शख्स है, कि अगर कमिश्नर बंद होगा तो ये है, प्लान A ये है, यहाँ तक आना, प्लान B ये है, अगर ये सूरत आ जाए तो प्लान C ये है। अगर इस किस्म की चीज़ बना के वो अपने लीडरान को, जो जिन पे उनको अतमाद है 2-4-5, उनको दे दें और वो उस पर मनोवन अमल करें, तो फिर ये होगा कि वो खुद लीड कर रहे हैं। उन्हें आमतौर पर ग्राउंड में जो फैसले लिए जाते हैं, वक्त के लिहाज से हर घंटे सूरत बदल रही होती है, तो उस वक्त फैसले वही क़यादत देती है जो उस ग्राउंड में मौजूद हो। बिल्कुल। अनिल मंसूरी साहब क्या कहेंगे? पैटर्न चीफ नया ओहदा, पार्टी की कमांड, पार्टी को मजीद इससे फ़ायदा होगा या खान साहब अपने आप को मजबूत कर रहे हैं? 15 मार्च 2025 एक खबर थी कि नवाज शरीफ साहब को पैटर्न चीफ बना दिया गया पंजाब के आसार कदीमा का। तो पीटीआई का आसार कदीमा कह रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा मैं आप तो जो है वो फौरन जो है वो करने लग गए कि आप पैटर्न चीफ जो है असल में क्यों लिया होता, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
अगर आप पेट्रोल इन चीफ का देखें तो वो बेसिकली ये होता है कि उसके पास एक एजाजी ये अहदा होता है, लेकिन साथ साथ वो ये होता है कि वो मुशावरत कर सकता है, बहुत सारे फैसला साजी में मदद कर सकता है और दीगर चीज़ें कर सकता है। सवाल ये है कि वो तो वैसे ही खान कर रहे थे, तो क्या हुआ कि इनको खान के पास आईनी तौर पे कोई होता नहीं था। नहीं, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि अब आप अपना जो आइन लिखेंगे उस आइन के अंदर आप लिखेंगे कि पेट्रोल इन चीफ का आप एक ओहदा इजाफी बढ़ाएंगे। अच्छा, जब आप इजाफी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? वैसे पार्टी चलाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा आपका फैसला उसमें लागू होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो पेट्रोल इन चीफ क्यों दिया गया? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी तब्दीली रूनुमा हो रही है, तो ऐसी चीज़ हो रही है कि जो इसका खतरा है आपको, जिस पर हम बात खतरा है कर इसका, सकते हैं। बिल्कुल। सही है। अब पेट्रोल इन चीफ के लिए आइन की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि हम ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, और उन्हें डाउट था कि जनाब कोई भी ऐसा ब्लॉक या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें चेयरमैन ये कह सकता है कि मैंने पेट्रोल इन चीफ से ये मशवरा लिया था और मशवरा लेने के बाद मैंने ये इस पर लागू किया, यानी कि उसको एक आईनी हैसियत देने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अवामी सतह पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। खान को आप बानी कह दें, चेयरमैन कह दें, इमरान खान का नाम, वो तो उसी का नाम है ना, मतलब आप उसको कोई भी नाम दे दें, उसी की अथॉरिटी है, उसी का नाम चलता है, उसी का फैसला चलता पीटीआई है। के नाम पे परवेज खट्टर साहब और दीगर गए थे ना, अलग हो गए थे, कोई भी नहीं जीता वहां। लेकिन जो इसकी इस एजाज की या इस नाम की अगर ज़रूरत है तो वो इसलिए है क्योंकि उसको किताबों में दर्ज करना है, और किताबों में दर्ज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे फैसले और बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर बढ़नी है, वरना अभी तक उनकी ज़ाहिर है वो कानूनी हैसियत नहीं है। तो सवाल मैं जो आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ वो ये है कि हमें संजीदगी से ही सोचना है कि देखने की ज़रूरत है एज अ न्यूज़मैन कि होने क्या वाला है, क्या चीज़ ऐसी होने वाली है कि उन्हें डाउट है कि अब अगर जो लोगों के दरमियान माउनत या फैसलों की मुझे आईनी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी कि इसे मेरे पास होना चाहिए। असल ख़बर यह है, अब उस खबर में से जुज़ क्या निकलता है, क्या जिस बारे में ख़बर आ रही थी कि आइंदा दिनों के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीटीआई को हटा सकता है और उसके लिए ज़ाहिर है उसका शिकार खुद बैरिस्टर गौहर भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है अलग कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे मामला हैं ना, तो ये एक उसको ज़रूरत की दी जाए। अच्छा, अब अली इसमें एक बड़ा अहम नुकता ये है, सज़ा याफ्ता शख्स को किसी पार्टी की सरबराही या कोई ऐसा ओहदा नहीं मिल सकता जो इस वक्त जुर्म किए हुए हो या किसी कोई सज़ा काट रहा हो। सही है या गलत है उसकी सज़ा मैं उस पर बात नहीं कर रहा, सही है वो पॉलिटिसाइज हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब ज़रा समझिएगा, ठीक है, अगर उसको कोई बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनोग्राम है उसके अंदर अगर ओहदा दिया जाता है तो वो कबूल नहीं होगा, वो उसके अंदर आ नहीं सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? तो अब इसका मतलब यह है कि उन्हें वो ओहदा दिया जाए कि जो कि उस ऑर्गेनोग्राम के अंदर भी ना आ रहा हो, सही है, जो उसके अंदर अलग से भी आ रहा हो। असल सवाल ये है जी नईद भाई। देखिए, ये बात तो अब सब जगह इसकी बातचीत हो रही है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और पीटीआई के कुछ एमएनएज असेंबली में इधर से उठ के इस तरफ आके बैठ जाएंगे जिससे कि नहीं, आइन में गुंजाइश नहीं, जिससे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो वो आइन में गुंजाइश नहीं सर, नहीं है तो वो उनका साथ छोड़ देंगे, पोजीशन से इधर तो बेंच पे बैठ सकते इलेक्शन हैं लड़ना पड़ जाएगा उनको। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अगर हमारे मुल्क यही में ऐसा ही मंसूबा हो। लगता है हुकूमत का, क्योंकि आज शिबली फराज साहब ने जो बात की जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके कि वो जो नाहली शुरू हुई ना 9 मई के केसेस में एक एमएनए चला गया, वो कह रहे हैं जी हमारे 52 अरकान को नाइल करार देने का मंसूबा, इस पर हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जी नून लीग के 172 कैसे पूरे हो जाएंगे। वो कह रहे हैं जनाब इस तरह 52 यहाँ से निपटा देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक करके वहाँ से कुछ निपटा के, और वो फिर इलेक्शन करा करू के और जनाब हमारे 172 पूरे हो गए, फिर इस पार्टी की हमें शायद ज़रूरत ना रहे। ये भी हो सकता है, आप क्या कहते हैं? मुझे ये ख्याली पुलाव लग रहा है। ऐसी कोशिशें पहले बहुत दफ़ा बहुत सारी हुई हैं, मुमकिन करना 18वीं तरमीम के बाद बहुत मुश्किल है। 18वीं तरमीम में ऐसे ब्लॉक लगाए हुए हैं, 27वीं तरमीम आ रही है, हाँ, वो अगर आ जाए और उसमें ये फ्लोर क्रॉसिंग का हक दे दिया जाए एमएनए को, फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो हो सकता है खाली बैठे गौर ही रह जाए या 2 4 5 के साथ वो बैठे रह जाए, सबके सब फ्लोर क्रॉस करके उधर चले जाए, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि और जब ऐसी कोई तरमीम आए, देखिए ऐसी कोई ये ना बिलावल देखिए साहब हाथ में पकड़े घूम रहे 27वीं भी नहीं हो सकता है जो 26वीं आई उसमें ये वाली शिक हो जिसको हटा के 54 में से 27 आ गई थी, 54 थी ना, 27 रह गई थी, बहुत सी शिक। अब मौलाना के बोले या इनका बोले जिसने भी कर्म कराई थी, और पीपल्स पार्टी पे ही वो जब लग रही होगी तो पीपल्स पार्टी कैसे खामोश रहेगी, ये मेरा सवाल है। और मुझे नहीं लगता
कि सियासी तौर पे भी पीपल्स पार्टी को खामोश रहना चाहिए। अली, इसमें जो और बात थी ना 52 लोगों की, ये बात हमने आपको पिछले प्रोग्राम में एक जिक्र हुआ था, मैंने कहा था कि इनको 4 महीने के अंदर मुकम्मल करना, जिसमें से 1.5 महीना हो गया, और इसमें इनके कई अराकीन असेंबली भी हैं। अच्छा, अराकीन असेंबली अगर उनको अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या उन पर जुर्म साबित हो जाता है तो सजाएं हो जाएंगी, जाहिर सी सजाएं अगर हो जाती हैं, अगर उसमें से 52 लोग अगर निकल जाते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा उसमें एमएनए नहीं है, उसमें एमपीएस भी शामिल है, ये तादाद मेरे ख्याल से असेंबली के लोगों की तादाद 20 या 22 या 25 के करीब ही तादाद 22 एमएनए उनके अगर बनते हैं। रिश्तों की बात कर रहे हैं? नहीं, मखसूस रिश्तों की बात नहीं कर रहा मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे ख्याल से 24-25 के करीब करीब किसके ऊपर केस नहीं है? अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ अली, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे पैटर्न इन चीफ का कोई वो नहीं बनता नहीं, अगर और बैरिस्टर गौहर पर 9 मई के इल्ज़ामात वो नहीं है उस तरीके से। तो अब अगर ये सारी सूरत हाल को देखा जाए तो इसमें जो बात समझ में आ रही है, जो पैटर्न इन चीफ का ओहदा दिया जा रहा है, सबसे पहला मसला तो इसमें ये होगा कि उसे इलेक्शन कमीशन कबूल करता है या नहीं करता है। नहीं, अगर एजाजी है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन एजाजी के साथ साथ उसकी कुछ अथॉरिटीज़ होती है ना, उसमें आपको आइन में तब्दीली लानी पड़ती है। देखिए, अगर मैं जिस तरह मैं आपको जो हमारे नवेद भाई हैं उनकी एक फेवरेट जमात है MQM पाकिस्तान, तो MQM पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल दूं कि MQM पाकिस्तान ने जब अपना चेयरमैन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। वहाँ पर फिर ज़ाहिर बहुत सारे मामला है कि रब्ता कमेटी का फैसला भी होना चाहिए, इसमें तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का, और इसी तरीके से आप ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उनका इस वक्त सदर कौन है? 2 जमातों में कैसे हैं वो? खैर वो उन्होंने कहा जी हमने तो आपस में नहीं, सदर कौन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का? अगर आप आसिफ जरदारी साहब उसके सदर थे, उसके बाद कौन है? क्या उन्होंने अपने ओहदे का इस्तीफा दिया है? सही इलेक्शन कमीशन के पास, और आप देख लीजिए लिस्ट में, कानूनी तौर पे देना जरूरी है। आप लिस्ट में देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इस वक्त भी सदर वही है। जाहिर कानूनी नुक्ता है, इस पर गौर नहीं कर रही अपोजिशन। अच्छा जी, एक इलेक्शन हुआ जी संबड़ियाल का, और वहाँ नून लीग ने मैदान मार लिया। पहले 59,000 थे और 78,000 वोट ले लिए उन्होंने, और वहाँ बहुत ज़्यादा धांधली की सजाएं बुलंद हुई हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग ख़ास तौर पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी बातें हुई कि वो खान साहब ख़त्म शुरू, खान साहब क्या रह गया, खान साहब पूछता कौन है उसको? हमने भी कहा यार ऐसे ही है, आजकल तो पूछने वाला नहीं है शायद पंजाब में। इस 40,000 वोट कौन डाल गए? PTI को 40,000 वोट कैसे पड़ गए? पीपल्स पार्टी को सिर्फ 6,000। जो हुकूमती इत्तेहादी है जो बनी थी लाहौर में, जो पंजाब में जिसका वजूद हुआ, पैदा हुई, उसको 6,000। और खान साहब जिनके बारे में कहा जाता है जी अब तो पंजाब में निकलना बंद कर दिया, PTI वालों ने पकड़े जाते हैं और ये हो जाता है, कंपेनी चलाएंगे। सर क्या कहेंगे? PTI और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमले किए हैं नून लीग पर कि इन्होंने धांधली की है, ये पैर के बगैर जीत नहीं सकते, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? 7 फिर बेटे में जी, मैंने देखा ये इलेक्शन का, और इलेक्शन के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, रिजल्ट भी देखे, और ये इल्ज़ाम भी देखे। और अब ये कोई नई बात नहीं रही, हर इलेक्शन में इस किस्म के चीज़ें होती हैं और इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन दर हकीकत सवाल वही है जो आपने उठाया कि 40,000, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि हमको तकरीबन 1 लाख के करीब वोट पड़े। सर PTI का दावा ये है कि हमें 1 लाख से ऊपर वोट पड़े। 40 तो पड़े हैं। लेकिन 40,000 तो उन्होंने कटकटा के बचा के जो भी 40,000 तो उनको पेश करने पड़ गए ना भाई। हुकूमत नून लीग की है, वफाक में भी, सूबे में भी, और खान जेल में। यही वो लम्हे फिक्रिया है जिसकी वजह से नून लीग दिन और रात परेशान रहती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी परेशानी आपको लगता है कुछ नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब, अभी पीपल्स पार्टी पंजाब 6,000 वो लोग हैं। सोचिए इस हालात में भी 6,000 हालात में पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या क्रैकडाउन हो रहा है? नहीं, क्रैकडाउन नहीं हो रहा। वक्त पीपल्स पार्टी लोग कहते हैं पंजाब में बिल्कुल खत्म हो गई है। तो 6,000 वो लोग हैं तस्लीम किया आपने जो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब बहरहाल ये इलेक्शन एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बाकी इलेक्शनों की तरह हुआ है पंजाब के, और इसमें सारी ही पार्टियों का ये इल्ज़ाम है नून लीग का हुकूमत में है, और वो आमतौर पे ज़िम्मेदार इलेक्शन में हुकूमत की पार्टी जीतती है। लेकिन 40,000 वोट हमेशा सवाल निशान बनेंगे, और यही वो निशान, यही वो वजह है जिसकी से नून लीग परेशान है। और कोई वो चाहते ही नहीं। जवाब तो दे दें। इस पार्टी वालों ने कहा जी ये हमेशा अंपायर मिलाकर खेलते हैं, ये फार्म 47 वाले पहले भी इस तरह जीते थे, अब भी इस तरह जीते हैं। इस पार्टी ने इलेक्शन के बाद भी ये बात की थी, जब बिलावल भुट्टो
तो ऐसे लोग लाहौर क्यों से बैठे आ रहे हुए हैं? थे। देखिए मैं ये बात का जवाब बहुत दफा दे चुका हूँ। नहीं, इसमें एक और जुमला सुन लेना जो देखिए, नबी चंद ने कहा। उसने कहा जी हम अपनी क़यादत को बता कर थक गए कि जब तक आप नून लीग के साथ हाथ मिला के रखेंगे पंजाब में इससे बुरी सूरत हाल हम पेश आएगी। हम जब जाके किसी वोट मांगने घर पे जाते हैं वो कहते हैं यार तुसी तो नून लीग के नाल बैठे हो, तो बोला वहीं से वापस आना पड़ जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं, 100% सही बात कर रहे हैं। जब तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार शेयर कर रही है, भले वो वजारतों में नहीं हो, लेकिन उनको अपनी बैसाखियाँ अब तक कंधा दिया हुआ है। पंजाब में पीपल्स पार्टी पॉपुलर करना बहुत मुश्किल है। उनको ये बातें अपने ज़रदारी साहब अलग को मालूम नहीं ये है? अभी ज़रदारी साहब ने जब पंजाब अब के दौरे पे हैं और उन्होंने बीच में ये बात उन्होंने भी बरमला कही है कि नून लीग ने जो बातें की थी, जो वादे अच्छा, किए सवाल थे, ये पूरा है, नहीं हो रहा। सर सवाल ये है, लेकिन बाद दफा मुल्क की मफादात ऐसे आड़े आप आ दोनों जाते से- हैं सर कि ये सब कुछ करना पड़ता है। जी। सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का हर शख्स खड़े होकर ये कर रहा है बात कि जनाब अगला वज़ीर आज़म है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पंजाब के बगैर वज़ीर आज़म बन नहीं सकता। पंजाब में इस पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि नून लीग से हाथ मिलाने के बाद 6000 और 3000 वोट से आगे निकल नहीं पा रही। और ये इसको मैं कहूँगा जी बेहतरीन सियासत कर रहे हैं इस वक्त मियाँ बिरादरान। उन्होंने पीपल्स पार्टी उस दोहराए पे ला खड़ा किया है। पीपल्स पार्टी सेकंड और फर्स्ट की बात हुआ करती है, 7वें और 6ठे नंबर से ऊपर आने दी। तो बिलावल कैसे बन जाएंगे? क्यों वोट डाल देगा पंजाब का लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? किस तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे? कोई लॉजिक है सर? लॉजिक जब उन लोगों से बात की जाए तो उनका सोचना यही है कि जो लोग भी पीटीआई के हैं देख वो लिया अभी इनमें आपने। आ जाएंगे। अब वो पता नहीं किस तरह आएंगे, वो कब आएंगे, किस तरह आएंगे, क्या वजह होगी, क्या आएंगे, और उसके बजाय तो नजर नहीं आता। देखिए ग्राउंड नदीम अब्दुल कह रहा है कि लोग कहते हैं तुमने इससे हाथ मिलाया हुआ है, दूर हो जाओ। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि पीपल्स पार्टी जब तक मुस्लिम लीग का साथ नहीं छोड़ेगी पंजाब में, तो जब तक बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। पंजाब में पॉपुलर नहीं ये कह रहे हैं हो सकती। पंजाब में पॉपुलर नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूँ। उसके लिए उनको मुस्लिम लीग नून मुखालिफ सियासत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगला वज़ीर आज़म बिलावल तो नहीं आपकी नज़र में? मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये वक्त सारी बताएगा। बात देखिए, अली चौधरी साहब, अभी सारी अभी बातें आप मानने के बाद आखिर में सोच नहीं। सकते थे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। मैंने अगर ये तो मैं लॉजिक बात बयान की है। अगर ये मैं आप बात मेरे इलेक्शन लॉजिक को से तस्लीम 6 कर रहे महीने हैं कि पहले हाँ, ये बोलता पंजाब में नहीं हो तो सकता। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है तो अच्छा, इसी तरह कैसे आएंगे ना? फिर सीधा बोले ना, बिल्कुल सूरत हाल change हो सकती है। 47 से आ सकते हैं, बाकी अवामी वोट से नहीं आ सकते। जब वक्त आएगा इलेक्शन का उस वक्त की सूरत हाल देख के बात करूंगा मैं। आपके ख्याली पुलाव के अंदर आपके 10 अपना रुपए दर्जा के नहीं कर नोट सकता। को मैं एक को 9 कर दूं, 90 रुपए का नोट हो जाएगा वो। बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने ख्यालों में करते रहे। तो ये हुकूमत 45 वाले 47 किया हुआ है। अच्छा छोड़े, अली चौधरी साहब, अच्छा चलिए, पहला मसला था समझाल के इलेक्शन का। ये वो इलाका है कि आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ी धांधली एक ज़माने में हुई थी, जब धुंध आ गई थी। सियालकोट ही है ना? जी जी। सही, वही इलाका है, मतलब ज़ाहिर उसी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। और आपको याद होगा कि वहाँ की हमेशा ये रिवायत रही है कि ये आने वाला मौसम बता रहा होता है कि परिंदे किस तरफ जाएंगे और परिंदों को कहाँ रोका हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से वो इलेक्शन का सारा शोर शराबा मचा था, उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह थी कि पीटीआई को उस वक्त के बहुत सारे लोग लाना चाह रहे थे और फिर ला नहीं सके थे। अब भी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक चाहे जितना हो, जितना शोर मचे, वो मुस्लिम लीग नून की अपनी जगह थी, अपनी सीट थी, लेकिन उसके बावजूद धुंध आ गई थी। तो यहाँ पर धुंध तो अभी भी है। सही, अब धुंध कितनी साफ़ होगी ये तो वक्त नहीं, बताएगा। मेरा सवाल ये है सर कि तमाम तर हुकूमती पीटीआई वाले कह रहे जबर के बावजूद, एफआईआरों के बावजूद, इमरान ख़त्म शुद के बावजूद, रोज़ सुबह शाम इस तस्वीर के बावजूद 40,000 वोट पड़ना पीटीआई को इन हालात में। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीटीआई ख़त्म नहीं हुई है। किसने कहा है कि पीटीआई ख़त्म हुई है? वो तो एक दावा है ना। पीटीआई है, बिल्कुल है, और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब तक वो मज़ाहमत की सियासत पे है, उसका वोट बैंक मजबूत रहेगा। मज़ाहमत की सियासत में वोट आपका हमेशा रहता है, वो आप इससे इनकार ही नहीं कर सकते, वो हमेशा रहता है। अब आइए इसके दूसरी पहलू पर। और दूसरा पहलू था कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में जीत नहीं सकते। हालत ये हो गई, उनके अपने लोग कह रहे हैं जब तक नून लीग से हाथ मिला के हम किसे मांगने जाते हैं, अगले कहते हैं कि नून लीग से आपने हाथ मिलाया हुआ, दोबारा मत आना यहाँ पर। और लेकिन उसके बाद जो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल फिर वोट लेकर वज़ीर आज़म किस तरह बन, सिंध से तो नहीं बन सकते ना जीत कर। सिंध तो हम कह रहे हैं अगली दफ़ा क्या हो सकता है 4 दफ़ा और पीस पार्टी की जाए, लेकिन एमएनए की कितनी सीटें नहीं है यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से नून लीग इंतहाई मजबूत है पंजाब में, अगर उसके बाद कोई पार्टी है तो जाहिर पीटीआई। तो फिर बिलावल को क्यों गारंटियाँ दे रहे हैं लोग कि अगला वज़ीर आज़म?
देखिए फिर मैंने बात की तो मुस्कुरा रहे थे हमारे नवीद भाई कि फॉर्म 45-47 कह रहे हैं जी वो नहीं, नाविद भाई कुछ भी हो सकता है। नाविद भाई का कहना यह था कि तरह जनाब शहबाज शरीफ बने। जब लोग पीटीआई से चले गए तो पीटीआई से जब जाएगी बीटी ख़त्म हो जाएगी, और तो उसके बाद जो है वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और कितने अरसे में होगा? देखिए मेरा ख्याल है कोई 15 साल तो लगेंगे। तो बिलावल मतलब 50 के बाद ही बनी। हाँ, मतलब 15 साल के बाद ही उम्मीद है। इस वक्त माशाल्लाह से खान साहब लेकिन जिस तरह उन्होंने ये भी इशारा किया कि शहबाज शरीफ बन सकता है, तो फिर जिस तरह बना है। देखिए शहबाज शरीफ के बनने पे के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है ना, मतलब हिस्ट्री से मुराद ये है कि वो अगर उस वक्त लीड जब पीडीएम बनी थी, अगर उस वक्त लीड जो है वो ज़रदारी साहब खुद करते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करते, वो तमाम जगहों पर जाकर बातचीत सर अब तो ये नहीं लग रहा आपको कि भुट्टो साहब ने एक ज़माने में कहा जाता है नारा लगाया इधर तुम उधर हम, तो ये नारा लग चुका है, उधर हम मतलब सिंध में हम, पंजाब में तुम। ये तो हो गया ना, KPK में तुम, बलूचिस्तान में हम। नहीं, बलूचिस्तान को लेने को तैयार ही नहीं ना, बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान ज़रदारी साहब को बनाया कि आप ले लें। पाकिस्तान, देखिए बलूचिस्तान ने पाकिस्तान, बलूचिस्तान हम, सही है। तो हम का मतलब यह है कि जब जहाँ पर दहशतगर्दी की इस हद तक हो, भारतीय इन्फ्लुएंस इस तरीके से हो, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर लोगों को अगर मजबूत रखना है तो हम सबको मिल के करना पड़ेगा। हाँ, और जब तक हम सब आप यार हंस रहे हैं यार। अभी समझते हैं। अनिल भाई की राय एहतराम कर रहा है भाई। हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा वहाँ। बहुत लड़ रहे हैं भाई वहाँ तो। अच्छा जी, एक और खबर शामिल करें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं बड़े और कड़वे फैसले अभी हमें करना पड़ेंगे। अच्छा, एक ख़बर ये भी है साथ साथ इसके मैं शामिल करूँगा कि आज गुफ्तगू हुई बहुत सारे लोगों की जो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और जो असम्बली में मौजूद हैं, कौमी असम्बली में, और जो बजट को बड़े करीब से देख रहे हैं, आरा भी उनकी शामिल हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले हम तो बता दें, बाद में हम पे कोई इल्ज़ाम ना आए, आवाम दोस्त बजट हरगिज़ नहीं है, महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएंगी, और गैस जो सस्ती दे रहे थे ताजरों को वो भी वापस कर रहे हैं, टैक्स नेट में इजाफा कैसे करें इस पर परेशान बैठे हुए हैं, FBR को शॉर्टफॉल का सामना है, करंट अकाउंट खसारा सिर्फ कम हुआ है। सर पीपल्स पार्टी वालों ने साफ कह दिया कि भैया ये कोई हमें कोई बात मत कहिएगा कि बताया नहीं, हम पहले बता रहे हैं बजट आ रहा है, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि आवाम को कोई बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए बजट के बाद अगर उस वक्त कोई झड़प या जंग नहीं हुई जैसे अभी हुई थी जंग, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून पे टफ टाइम आता देख रहा हूँ मैं। पीपल्स पार्टी के मुतालबात है कि 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाए, मजदूरों की तनख्वाह भी 50,000 कर दें आप। हाँ, और मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, टैक्स नेट में छूट में इजाफा। अच्छा, ये बात पीपल्स पार्टी की नहीं मानी, वोट तो फिर भी देगी पीपल्स पार्टी, बात तो ये वो जब बजट करीब आता है सबसे बेस्ट टाइम वो होता है उस वक्त बार्गेन करने का। देखिए उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या बार्गेन करती है इस वक्त, तो अभी हम जंग के उससे निकले ही नहीं। अभी भी देख लें वो उधर अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए हैं, अभी तक तो वही जंग के असरात मुज़रात उसकी वो चीज़ें चल रही है ना। बजट के बाद जो है ना, एक तरफ PTI तरीक चलाने की बात कर रही है, उसको बहुत सारी चीज़ें, अगर ये महंगाई सब चीज़ें बढ़ी हुई तो आवाम में कभी टेम्परेचर हाई होगा। उसके साथ साथ जो नून लीग कोशिश कर रही है अपनी आज़ादी नंबर्स बढ़ाने की नेशनल असम्बली में, इससे भी इन दोनों में दूरियां आएंगी। और पंजाब की सियासत को भी वो करीब से देख रहे हैं और वहाँ से यही आवाज़ आ रही है कि जब तक आप नून लीग के साथ बैठे हुए हैं तो आप नुकसान में हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी कोई बड़े और कड़े फैसले करने पड़ेंगे बजट के बाद, और देखते हैं क्या होता है। बजट के बाद अगर कोई इंडिया से कोई वो नहीं हुई तो अच्छा सियासत में हलचल होगी जरूर। अनिस मंसूर साहब, ये जो बजट की हम बात कर रहे हैं, इसमें तवक्कुफ करने के बाद मैं ये चाहता हूँ मौलाना साहब पे थोड़ा जिक्र हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब सीरक सियासतदान पाकिस्तान के, उन्होंने जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी ये तो बड़ा बुरा किया इन्होंने, PTI ने KPK में एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने करप्शन के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, वो इस बात पर एहतजाज नहीं कर रहे थे, उनके करप्शन का रिकॉर्ड टूटा है इसलिए एहतजाज किया उन्होंने। अब ये ज़ीरक सियासतदान है और जिसका बिलावल आप जानते हैं 26 तरमीम के लिए भाग भाग के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये। अच्छा, जब आपको याद है कि हमने ये कहा था कि हमने सिर्फ यूँ कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ा यहाँ सोच रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्शन पर कर रही है, हमने तो सिर्फ इस तरीके से कहा था, तो वो बड़ा शोर मच गया था। अब मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर है जिन्हें ज़रदारी साहब अपना उस्ताद कह चुके हैं, अब जब वो अगर कोई जिक्र कर रहे हैं, ये कहा था उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, उस्ताद होंगे वो सीनियर हैं उनसे, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर जब वो गए थे, इसका नाम जब खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था, तो वहाँ बाकायदा ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा था, और रिकॉर्ड पर मौजूद है
कि मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब को अपना उस्ताद समझता हूँ। तो जब उस्ताद अगर ये बात कर रहा है तो ज़ाहिर है उस शागिर्द को भी माननी चाहिए, और शागिर्द को माननी चाहिए तो ज़ाहिर है शागिर्द के सूबों में जो रहते हैं उनको भी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जनाब हम यहाँ रहते हैं, जब आपने कहा है और आपने वैसे कहा कुछ है, शहरों में आपने कहा रहते है, हों, वो है ना बिल्कुल। कि फलां से अगर ये बात आ रही है तो रावी- ज़ाहिर है उसे मान लेना चाहिए कि जनाब ये ठीक है। रावी तो मुस्तनद है इस बात में। देखिए नहीं, पावर शेयरिंग ना किसी को भी पसंद नहीं होती। अभी पेशावर में पीएस पार्टी ने तरीके स्टार्ट की हुई है और रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रही है, रोड पे है, सड़क पे है। अब वो कल परसों को सेमिनार भी कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करने की उन्होंने स्टार्ट कर दी है उधर पॉलिटिक्स। इससे पहले पीटीआई थी या थोड़ी बहुत मौलाना फजल रहमान थे, अब तीसरी एक पार्टी आ रही है जो तेजी से नौजवानों में मकबूल हो रही कौन है। सी? पीपल्स पार्टी। अच्छा। उधर के आपको नजर नहीं आएगी। जी। पावर शेयरिंग मौलाना क्यों अच्छी लगेगी? आप कराची की मिसाल देता हूँ, खबर दिखाते हैं हमेशा देखिए प्रोग्राम में कराची की मैं आप मिसाल देता हूँ। कराची में एक पार्टी ने पिछले दिनों जब काफ़ी लोग पानी के टैंकर और कंटेनर के नीचे आके मरे तो स्टार्ट की एक तहरीक, और जब वो खाली एक रैली निकाल रही थी तो यहाँ की पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पावर बोला इनके साथ हम शेयर करेंगे कर, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि उनको जेल में भी डलवा दिया, और जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा, और उस वक्त जो उनके बयान थे वो आपकी नज़र में है। तो सियासत में यही होता है, जब आप उनकी टेरिटरीज में दाखिल होकर सियासत करेंगे तो मौलाना से कोई फूल नहीं आएगा, गुलदस्ता नहीं आएगा पीएस पार्टी वहाँ को। मौलाना की हुकूमत वो हो रही ऐसे ही है। नहीं, वो ये तो कहते हैं ना कि हमारी भी उधर वो है, और बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब बलदियाती इलेक्शन होने के बाद BMLN तो है ही नहीं वहाँ। अब अगर सेकंड ऑप्शन वहाँ है तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखेंगे मौलाना है पीपल्स पार्टी होती जा रही है। KPK में। तो अभी देखिएगा आप, देखिए अब पंजाब में आ चुकी है पीपल्स पार्टी, KPK में आ ना चुकी माने है, आप लोग- 2 सूबों में उनकी जब हुकूमत मौलाना है। की चीखें निकल रही हैं तो किस वजह से निकल रही है वो सोचे ना। उनको क्यों बुरा लग रहा है कि कोई KPK में सियासत क्यों कर रहा है तो लग रहा है ना। उनको कोई मतलब वो नहीं उन्होंने आप ये कह रहे हैं बात गलत की है। वो बनती है उनकी। जैसे इधर मैंने मिसाल दी, जब यहाँ कोई और पावर शेयर करने की कोशिश करता है, अपने आप को इस शहर की नुमाइंदा जमात कहता है तो दूसरे को बुरा लगता है, जिसका दावा होता है ये कि नहीं मैं ही बातें हूँ। मौलाना के बजाय गंडापुर करते तो हम समझते हैं ना इस बात को। नहीं, गंडापुर के तो खिलाफ कोई होगा और ना। सियासत यहाँ करेगा तो बोला- उसमें देखिए MKM क्या कहेगी, नून क्या PTI कहेगी? देखिए वहाँ अब जो सियासत है ना KPK में, हमें ये मानना पड़ेगा PTI और एंटी PTI होगी। फिलहाल तो ये ऐसा लग रहा है। तो उसमें मौलाना समझते थे कि वो है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी एक और आ गई वहाँ पे दावेदार। PTI क्या मुखालफत कर रही है पीएस पार्टी PTI की? ये जो करप्शन के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, बस जो ये- चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्या है? एक मुजाहरा बस आप देखें ना, मतलब पंजाब में आ चुकी है, सिंध और बलूचिस्तान में वैसे भी उस पार्टी की हुकूमत है, KPK के अंदर भी आ गई, खत्म हो गई बात। और वज़ीर-ए-आज़म मिला। आपको पता है आज़ाद कश्मीर का तो वज़ीर आज़म वही बनता है जो यहाँ पर हो, तो खत्म हो गया, बस हो गया, लाल की हुकूमत आ गई। अच्छा जी, ये आगे चलते हैं जी। ये इस तरह की खबरें भी जाहिर है प्रोग्राम में साथ साथ देते रहते हैं। आपको देखा आपने किस तरह हमारे अनीस भाई ने मान सीनियर लिया कि तकनीक- बिलावल कैसे बन सकते हैं, कैसे मान लिया आसानी से, मेरे बगैर पूछ गया। Thank you यार, thank you। आपने जिस तरीके अच्छा से सर, explain प्रोग्राम किया, में क्योंकि वाह। ऐसी तरीके से बनते हैं। वक्त की किल्लत है, ये बताइए गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश पानी की आया, किल्लत तो नहीं है ना। पानी की बहुत किल्लत है कराची में, इस पर फिर अलग प्रोग्राम करना पड़ जाएगा। पीएस पार्टी वाले क्या कर रहे हैं गुज़िश्ता नहीं, 15 असल साल में से? क्योंकि आंखों का पानी नहीं, है ना, तो वरना यहाँ पानी होता। सर जिनके आंखों में अगर पानी होता तो यहाँ पानी होता। जी, देखिए जो है? अगर कराची के मसले बात करनी है तो आ जाए, मैं तो उसका आपको पता है। कराची वालों के साथ है ना, और कराची में- कराची वालों के साथ हैं, कराची में- कराची वालों के साथ हैं, कराची वालों से हक तलफी करने वालों के साथ हैं। कराची वालों के साथ हूँ, हाँ, और ये अच्छी ये बात। सुनने वाले अच्छी तरह जानते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं, जितना मैं बोलता हूँ इतना। अच्छा जी, आप बोलते हुए गुज़िश्ता सब लोग रोज़ तरफ का से। वाक़या ये हुआ, आपको इल्म में होगा, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मलीर जेल का वाक़या, 216 कैदी, तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है, ख़ासतौर पर कराची की अगर मैं बात करूँ, कि इतने ज़्यादा कैदी फ़रार हो गए और बासानी फ़रार हो गए। और ये कहा जा रहा है कि जी वो जलजला और ये सारी चीज़ें, दीवारें गिर गई फलां, हालांकि अड़ोस पड़ोस में कच्चे मकानात भी कोई नहीं गिरा, लेकिन बहरहाल ये एक साजिश की तरह कोई लग रहा है। लेकिन असल स्टोरी हम बिहाइंड द कर्टन क्या कुछ होता रहा, क्यों भाग गए कैदी, नवासी तो चले वापस पकड़ के ले आए, एक कैदी को तो उसकी वालदा लेकर आई वापस कि भाई इसे पकड़ लो। 3-4 को रक्षा वालों ने पकड़ लिए जाते, वो भी सड़क पे घूम रहे थे कैदी 2 सारे। दिन तो चाय पी रहे थे बैठ के। चाय पीते हुए पकड़े गए और सब ने ज़्यादातर बनियान पहने तो कह रहे हैं अंदर गर्मी बहुत थी। सर ये क्या हुआ, क्या है या इस तरह के वाक़यात? देखिए वहाँ 197 कहा जाता है भारतीय कैदी मौजूद थे, 50 से ज़्यादा अफ़गानी वहाँ मौजूद थे। उसमें ज़ाहिर है दहशतगर्द भी होंगे, उसमें कातिल भी थे, उसमें चोर भी थे, उचक्के भी थे,
मैं शाहजहानों की बात नहीं कर रहा सर, आम कैदियों की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग भी मौजूद थे। अब कौन कौन भाग गया ये भी बता नहीं रहे। वो कोई बड़ा नाम तो नहीं है जिसका मतलब किसी ने 50, 60, 70 लोगों को कत्ल किया। सर ये हुआ क्या है इतने बड़े शहर में, कभी ऐसा सुना नहीं। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए कराची में 2 बड़ी जेलें हैं। एक कराची सेंट्रल जेल जहाँ बड़े हाई फाई क्राइम के केसेस के लोग होते हैं। एक लांडी जेल जिसे पहले बच्चा जेल कहा जाता जी था। जी 18 साल से मलिक जेल कहते हैं उसको, 18 साल से कम उम्र ज़्यादातर लोग उधर ही होते थे नहीं, अभी भी उधर ही हैं। अच्छा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने मुंशियात वाले और चोरी चकारी के, क्योंकि सेंट्रल जेल ऑफ कराची फुल से भी ज़्यादा ही की उस पर चली गई है, तो वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं कि जो आम छोटे मोटे जराइम के कैदी होते हैं, लेकिन वो भी ओवरलोडेड है। जल्दी के 7-8 झटके आपको पता है मलिर उस तरफ आए। तो कहा यह जाता है कि उन सबको बैरकों से निकाल के हिफ्ज़ मातकद्दुम में, जो बड़ा उधर एक ग्राउंड है, अगर कभी आप ये पुलिस के बयान बता रहे हैं आप। हाँ, जो वही मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर तो नहीं था ना। अब अनीस भाई तो हर जगह अंदर मौजूद होते हैं, मैं तो नहीं था। अच्छा, जो तो उस जो बिहार आए वो कैदी, एक आध जो पुलिस वालों ने सवाल किया थाने में, साफियों ने उसका भी जवाब ये दिया, बोला गर्मी बहुत थी और बैरकों से निकाल के हमने एक ग्राउंड में जमा कर दिया, जहाँ एक गिरोह का जो भी कैदियों का था उसका पुलिस से झड़प हुई। वो झड़प इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कैदी बहुत ज़्यादा होते हैं, पुलिस वाले कम होते हैं, तो वो बेकाबू हो गए। तो कोई दीवार जो थोड़ी पहले से ही टूटी हुई थी या थी, उसको तोड़ तड़ा के वो बाहर आए। लेकिन कहते हैं कि धमाके की भी कोई आवाज़ सुनी गई, मतलब कोई बाहर से भी कोई गोवा या हो सकता है दीवार गिरने की, साजिश है ना कोई, या हो सकता है दीवार गिरने का धमाका, उसकी तकिया तोड़ी। लेकिन डीआईजी जेल खाना जात मुअत्तल हैं, जो सुप्रिटेंडेंट जेल मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। और अभी कुछ का मतलब 80-90 के करीब कैदी वापस पकड़ लिए हैं, बाकी आसपास के सारे इलाकों का मुआवजा किया। देखिए कितने हाथ आते हैं, लेकिन सर बहुत सारे तो भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ी नाअहली है, ये बहुत बड़ी नाअहली है। मैंने वही जो सवाल किया ना आपसे, हो सकता है इसमें कोई खतरनाक कैदी भी हो। अभी तक तो नहीं आया कि कोई गैर मुल्की कैदी या कोई खतरनाक कैदी की। बता क्या रहे हैं, 216 के उन्होंने मुझे लिस्ट दे दें, कह रहे हैं जी बताते हैं हम आ जाएगी अली, 2-4-5 दिन में नहीं छुपती। आजकल कोई चीज छुपती नहीं है, लेकिन नाअहली तो बहुत बड़ी नाअहली है, बहुत बड़ी। इस पे जो है सिंध पुलिस की बिल्कुल जेल की पुलिस अलग होती है, ये उस जेल की पुलिस सिंध की तो होती है ना, बिल्कुल की होती है, सिंध की होती है, पंजाब की नहीं होती, सिंध की होती है। और मैं बार बार कहता हूँ, सिंध की जितने ब्यूरोक्रेट्स जहाँ जहाँ गलत कर रहे हैं, सबका पीपल्स पार्टी के शोल्डर पे आ रहा है। एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए कि ये पुलिस क्या कर रही है, बाकी इदारों में क्या हो रहा है, कि कौन कौन से इदारे आपको बदनाम कर रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई करें, वरना सारी जिम्मेदारी। इसको एक आम सा वाक़या आप समझते हैं या गहरी साजिश है? नहीं, देखिए ये साजिश अगर होती, कोई बहुत बड़े हाई फाई कैदी होते ना, तो फिर मैं समझता था साजिश है। तो बता कौन रहा है हमें? ये जो है, ये एक तरीके से निगलेंसी है, और बहुत बड़ी निगलेंसी है। ब्लेंडर में कहूँगा, इसे गलती नहीं कहूँगा, और इसकी बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए। जेल खाना जात के वजीर हैं, क्या नाम है उनका? पीस पार्टी के? हाँ, पीस पार्टी। जी अली हसन जरदारी साहब। अली हसन जहरी साहब। अली हसन जहरी साहब या अली हसन जरदारी साहब? अली हसन जहरी नाम है उनको, आप इसको जरदारी कहते हैं। एक अली हसन जहरी है। अली हसन जहरी वो हैं जो बलूचिस्तान में हैं। ये जरदारी हैं। सही है, ये जरदारी हैं। कहाँ से ताल्लुक में, तो इस्तीफा होना चाहिए ना उनका? बिल्कुल होना चाहिए। मुतालबा करते हैं यहाँ बैठ के। अभी मैं आपसे पहले मुतालबा करता हूँ, आप तो नहीं कर रहे कि अच्छा कि इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। नाम लेके बताएं। जो भी जेल खाना जाता है, मुझे 100% कंफर्म नहीं, जो भी जेल खाने का वजीर है उससे उसको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी वाक़ये के बाद ये बात सही दे देना चाहिए। खाली डीआईजी, जेल खाना जात या सुप्रिटेंडेंट, इनको तो करना ही चाहिए, जो जेल में मौजूद है सुप्रिटेंडेंट। मुअत्तल की वजह सर नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? देखा जाएगा, तहकीक होती है। 216 बंदे भाग गए। हाँ, तहकीक क्या करेंगे? भागे नहीं है? नहीं, भागे तो हैं। वजह गलती किसकी है, किसकी पुलिस वालों की होगी ना बॉस, गलती आम पब्लिक की तो नहीं है। बिल्कुल इसकी तहकीकात करके जो जिम्मेदार हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए, हमने सरकारी बुलेटिन तो अभी सुना, तो वो ज़ाहिर है कि यहाँ पूरा आपको सरकार का मौक़िफ़ नज़र आया, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, पंजाब में बसाने वाली है, और KPK में भी आ ही गई है, तो अब वही मौक़िफ़ आपको बिल्कुल 1 to all नज़र आएगा। आपके गले पड़ेंगी 1 to all आएगा कि आप मौक़िफ़ देखिए भाई साहब। सीधी सी बात है
अरे मैं खामा सोच रहा था, परेशान हो रहा था बिलावल कैसे बनेंगे, बड़ा आसान तो बता दिया। ये हो गया भाई ने बता दिया, हो गया। पंजाब में आ गए, वो पीटीआई हटेगी, वहां से मौलाना ने बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब है यार अगर आ गए। अनिल भाई देखिए थोड़ी करीब लाएंगे, थोड़ी हिम्मत लाएंगे, खबर जेल वाली तो इसके बाद आ जाए जरा 2 मिनट दीजिएगा इसके बाद में। सही है। अब आप आइए यहाँ पर जेल पर। देखिए जलजले आ रहे हैं, और अगर कहीं पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट नहीं की गई तो उन तमाम इलाकों में कि जो ज़ाहिर इस फॉल्ट लाइन पे आते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, वहाँ पर तमाम ऐसी जगहें मौजूद हैं कि जहाँ पर बाकायदा ऐसी मखदूश इमारतें मौजूद हैं कि जिससे ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी का बकौल सरकारी तर्जुमान के, सरकार तो यही कह रही है ना कि जनाब वो क्योंकि ज़लज़ले के झटके बार बार आ रहे थे, तो हमने कहा कि इन सबको एक वहाँ पर लाया जाए, और लाने के बाद वहाँ पर इनका कोई झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद फायरिंग, उन्होंने हमला कर दिया, जेलर साहब अंदर गए, उनको चांटे मार दिए, ये कहानी है। सारे चले गए। तो भाई 6000 कैदी हैं वहाँ पर। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि उन 6000 कैदियों में से सिर्फ एक ब्लॉक के उन्हीं लोगों को क्यों हटाया गया था, और उसके बाद उन्हीं लोगों में से ये पूरा प्लान किस तरीके से तरतीब पाया, और ये सारी चीज़ें किस तरह से गई। सब लोगों को मालूम है कि जेल तोड़ने का नतीजा क्या होता है और क्या उसके नताइज बरामद होंगे। जब कभी भी इस तरह की इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक पैटर्न होता है। सर अंदाजा करें, लोग हंस रहे हैं कि जो कैदी फरार हुए पकड़ने के लिए पुलिस वाले रक्षा हायर कर रहे हैं, कोई चंची बैठ के निकल रहा है, मतलब लग रहा था कोई मजाक हो रहा है। नहीं देखिए, एक एसओपी होता है। 2 कैदी भाग रहे हैं, उसकी वो वीडियो बना रहे हो, आवाम बता रही है कि भाई ये कैदी हैं, ये कैदी हमने आवाम पकड़ के लाए हैं वापस। अली मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात होती है कि एसओपी होता है। हम पहले एक नुक्ते पर आ जाएं। एसओपी होता है, उस एसओपी के मुताबिक सबसे पहले जेल का जो डीआईजी होगा वो आप आईजी को इन्फॉर्म करेगा कि जनाब हम ये काम करना चाह रहे हैं, और ये अब तो फ़ोन पर और बाकायदा ईमेल पर हो जाता है, एसएमएस पे हो जाता है। क्या इसके लिए आईजी से परमिशन ली गई थी, और आईजी के ऊपर जेल खाना जात की वो भी एक इसकी सीसी की जाती है कि जनाब ये इमरजेंसी सूरत हाल आ रही है और इसके लिए हमें करना है। अगर 2-3 दिन से हो रहा था वहाँ जल्द, लेकिन और सवाल ये बनता है कि जब उसके उस प्रोटोकॉल को क्या फॉलो किया गया था, तो इसमें परमिशंस में किस किस के नाम आते हैं? आईजी का नाम आता है, वजीर जेल खाना जात का नाम आता है। सबसे पहले उस एसओपी को तोड़ा गया होगा, तो उस एसओपी को तोड़ने वाले, अगर नहीं दिया गया तो एसओपी को तोड़ने वाले लोग कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, इस्तीफे होने चाहिए। बिल्कुल बहुत बड़ा वाकया है, छोटा वाकया नहीं है 216 कैदियों के फरार का। सर आप जाते थे, कुछ कहना चाह रहे थे इनके हवाले से, क्योंकि टाइम की किल्लत है, कुछ आप देना चाह रहे थे? आप टाइम की किल्लत मेरे वक्त आ जाती है। नहीं आप खुल के आप ये बताएं, मैं अनिल भाई सवाल है जो उस वक्त बड़ी ताकतवर पार्टी हुकूमत में आई है, क्या उसका वाकई पंजाब में वोट बैंक है? इस रिजल्ट को हटा के सच मतलब आपकी जो मालूमात हैं, जो कौन सी पार्टी की, क्या वाकई है? कौन सी पार्टी की? मुस्लिम लीग नून, क्या वाकई उसका वोट बैंक है? किसका वोट बैंक है? किसका वोट बैंक? हाँ वोट बैंक है किसका? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल तो मेरा नून लीग का है कि नहीं? नून लीग का नहीं है ना? दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर टीएलपी का है, तीसरे नंबर पर टीएलपी का है, इस पार्टी का है, तीसरे नंबर पर टीएलपी का है। नून लीग का तो नहीं है ना? नहीं मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है कभी भी। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरे नंबर का आपका मैंने बता दिया। तो भाई क्या पता कभी पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत वो इलेक्शन लड़ ले। अभी तो आपने कहा कि पीटीआई हटेगी जब, नहीं आपने कहा पीटीआई जब खत्म होगी तो वो आएंगे, कुछ तो होगा ना, क्या पता टुकड़ों में हो जाए, क्या पता ये हो ना हो। इलेक्शन जाते जाते आपको बताऊं, ये एक चीज हो सकती है, जरदारी साहब ने अगर आज खड़े में नून लीग के साथ, तो हो सकता है कोई इस तरह की बात की हो कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ खड़े हो जाइएगा और हमें एक मौका दीजिएगा, और पीटीआई जो है वो हट जाएगी और पीटीआई खत्म हो जाएगी ना, तो लोग आ जाएंगे पीस पार्टी। चलिए बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाजत मौलाना के बाद।